हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का यूनिट 8, जहाँ पे हम मैकेवली का ही आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 में मैंने आपको मैकेवली कौन था, उनका पॉलिटिक्स को लेकर क्या व्यू थे, वो सब कुछ बताया था। आज ही हम मैकेवली का आइडिया देखेंगे, लिबर्टी को लेकर, रिपब्लिक को लेकर और वर्च्यू को लेकर उनका क्या आइडिया, कौन कौन से थ्रेड्स बताए उन्होंने वर्च्यू और लिबर्टी के लिए। ठीक है, मतलब वर्च्यू के नहीं, रिपब्लिक और लिबर्टी के लिए। ठीक है जी। तो ये आज हमारा होने वाला है। वैसे तो ये जो यूनिट है ना, ये मैंने कल ही रिकॉर्ड करा था, ये पूरा वीडियो। बट यार पता नहीं सेव नहीं हुआ था, अपने आप ही लैपटॉप बंद हो गया था। जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था ना रिकॉर्ड होके, सेव करने के लिए मैं चली थी, अपने आप लैपटॉप बंद हो गया। एक बार नहीं, दो दो बार। फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने लैपटॉप बंद करके ही रख दिया। तो आज ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कतबाजी तो नहीं होनी चाहिए। तो वही है कि भाई आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। पहले थोड़ा मैकेवली का आइडिया लेंगे कि लिबर्टी क्या होता है, वर्च्यू को लेकर इनके आइडियाज कैसे इवॉल्व हुए हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देन उसके बाद इटली के अंदर रिपब्लिकन सिटी स्टेट का जीनस कहाँ से था, कब से हम बोल सकते हैं कि सिटी स्टेट हुआ है था किसके अंदर, इटली के अंदर। और मैकेवली का वर्च्यू और लिबर्टी को लेकर क्या कहना है। देन उसके बाद वो कौन कौन से थ्रेड बताते हैं लिबर्टी को लेकर और उसके लिए लिबरल को। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से थ्रेड बताए किसके लिए, लिबर्टी और लिबरल के लिए। ठीक है, रिपब्लिक के लिए, नॉट लिबरल। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आपका काम क्या है, आपको बस मेरे को सुनने का है और कुछ नहीं। बहुत सी कहानी की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, मतलब कहानी की तरह ही यार। कबाड़े कबाड़े ले लो, दिवाली का टाइम है, सब अपनी घर में साफ सफाई कर रहे हैं। कबाड़े वाले, अगर आपके घर में भी कबाड़े हो तो यहाँ से आके मुझे दे देना, कबाड़े दे देंगे भाई। पूरे दिन कबाड़े 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 वाले कबाड़े वाले। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में बोलते हैं मैकेवली कि देखो भाई, जो मैकिवली का जन्म था वो हुआ था कहाँ पे, फ्लोरेंस के अंदर। ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको यूनिट 7 के अंदर पढ़ाया था कि जो मैकिवली है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस के अंदर। जब उनका फ्लोरेंस के अंदर जन्म हुआ था तो उस टाइम पे पॉलिटिकल चर्च फैला हुआ था, वायलेंस फैला हुआ था और काफी ज्यादा सोशल कॉन्फ्लिक्ट था किसके अंदर, फ्लोरेंस के अंदर। अब इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैकिवली के दिमाग की बत्ती जलती है, यार कैसे ना कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो जरूरत है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए वो क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जहाँ पे वो रोमन एम्पायर से काफी ज्यादा एडमायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। ठीक है जी। अब वो जब इस चीज को समझते हैं ना, जो प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, इसके बाद इनके माइंड में क्या होता है, एक आइडिया डेवलप होता है रियल पॉलिटिक्स का। रियल पॉलिटिक्स मतलब प्रैक्टिकल और एक रूथलेस अप्रोच होती है किसको लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर। इनकी बड़ी एक फेमस बुक है द प्रिंस, जिसके अंदर मैकिवली क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको, रूलर्स को। वो एडवाइस देते हैं किसको, रूलर्स को, मतलब जो प्रिंस होते हैं उनको, कि कैसे आप अपनी पावर को गेन कर सकते हो और कैसे आप अपनी पावर को बनाए रख सकते हो। इनका मानना है कि रूलर को कभी कभी क्लेवर भी होना चाहिए। रूलर को क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, अपने स्टेट के लिए डिसीजन बनाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े ना तो रूथलेस भी बने, कट्टर भी बने, ठीक है, कड़क इंसान भी बने। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है और तुम चुप बैठे हो कि ले जाओ भाई देश, मेरे राज्य को निकाल लो, मेरे बस की नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको रूथलेस करना पड़े, आपको वॉयलेंस बनना पड़े, जो करना पड़े करो, लेकिन अपने स्टेट की पावर को बनाए रखो। मैकेवली के लिए पावर और पॉलिटिक्स दोनों ही क्या है, बहुत जरूरी है, किसके लिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए। अगर आप पावर का यूज करोगे पॉलिटिक्स के अंदर तो आप अपनी स्टेट को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इनका जो पॉलिटिकल आइडिया है वो ऐसा नहीं है कि रात को सपने में सारा पॉलिटिकल आइडिया इनका क्रिएट हो गया। नहीं, इनका ये पूरा जो आइडिया है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब इनके एक्सपीरियंस से आया है। अब एक्सपीरियंस से कैसे, क्योंकि इन्होंने एज ए डिप्लोमेट फ्लोरेंस के अंदर काम करा था। ठीक है, वहां की सरकार के साथ एज ए डिप्लोमेट्स की तरह काम करा था। अब डिप्लोमेट से तो दूसरे दूसरे देश ही घूमते थे। जब ये घूमते थे तो वहां के गवर्नमेंट को क्या करते थे, देखते थे अच्छे से। अब वहां पे जब जाते थे, वहां के गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करते थे कि कैसे उनको, जो ये गवर्नमेंट है कैसे गवर्न कर रही है। एक बार ये जाते हैं फ्रांस के कोर्ट के अंदर, जहां पे मैकिवली को एक बड़ा ही वैल्यूएबल लेसन सीखने के लिए मिलता है, कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वहां पे। उस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि देखो भाई, एक्सपीरियंस तो सीखा ही सीखा, कहीं ना कहीं मैं हिस्ट्री में से भी काफी ज्यादा सीख सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम को। तो ये पढ़ते हैं हिस्ट्री, वहां पे रोमन
रिपब्लिक के बारे में पढ़ते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पावर को शेयर किया जा रहा है, लिबर्टी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पैट्रियटिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लोगों की ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो इन्होंने बोला पावर को शेयर किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा आइडिया लिया हमने कि जो मैकियावेली का आइडिया है, वो कहाँ से आया है? ऐसा नहीं रात को उनके सपने में सारे आइडिया बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है? और सुबह इन्होंने भाषण दिया और लोगों ने इसको सुनना स्टार्ट कर दिया, नहीं। धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आया है इनको, इन्होंने काम करा है, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ से ये रियल पॉलिटिक्स का जो आइडिया है, ये सब कुछ इनके दिमाग में आया है, ठीक है? आइडियाज़ क्रिएट हुए हैं। अच्छा, अब आपको मैं लेके चलूँगी इटली के अंदर, कौन-कौन जाना चाहता है इटली के अंदर घूमने के लिए? तो चलो भाई, गाड़ी में सवार हो जाओ सारे के सारे जिनको भी इटली जाना है। तो इटली के अंदर हम देखने वाले हैं कि सिटी स्टेट का कैसे जीनस होता है, मतलब कहाँ पे पहली बार सिटी स्टेट फॉर्म होती है इटली के अंदर। अब आपको रिपब्लिक सिटी स्टेट के बारे में जानना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब जहाँ पे पावर शेयर करा जाता है लोगों के बीच। सिर्फ एक रूलर अपने हाथ में पावर नहीं रखता है। क्या होता है लोगों के उसमें पावर शेयर की जाती है, लोगों के हाथ में पावर शेयर की जाती है। ये आप देख सकते हो एंशिएंट रोमन एम्पायर में, मिडवल यूरोप में, स्पेशली इटली के अंदर हमको देखने के लिए मिला था। जो ये वर्ड है ना रिपब्लिक, ये एक लैटिन वर्ड है रेस पब्लिकिया, जिसका मतलब होता है पब्लिक अफेयर। रिपब्लिक के अंदर हम फोकस करते हैं लोगों के पार्टिसिपेशन के ऊपर, हम रिस्पेक्ट करते हैं लोग को और कहीं ना कहीं हम देशभक्ति की बात करते हैं कि हमको अपने स्टेट को बचाना है किससे, बाहरी इन्वेशन से और करप्शन से। अब लेट मिडल एजिस में क्या हुआ था, जो इटली था वो यूनाइटेड नहीं था। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था यूनिट 7 का, जब हम मैकियावेली के बारे में जान रहे थे तो हमने देखा था जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे इटली काफी छोटे-छोटे सिटी स्टेट में डिवाइडेड था। मतलब इटली पूरा यूनाइटेड देश नहीं था उस टाइम पे। छोटे-छोटे सिटी स्टेट फॉर्म हुए थे। तो ऐसे ही अलग-अलग ग्रुप में सिटीज के क्या था, इटली डिवाइडेड था। माना जाता, माना क्या वैसे है, जो इटली है वो एक रेनेसांस का सेंटर था, जो कि बहुत बड़ा टाइम था क्रिएटिविटी का और लर्निंग का। लेकिन अक्सर जो इटली था उसके ऊपर अटैक होते ही रहते थे उसके पड़ोसियों दोस्तों की वजह से। जैसे हमारे यहाँ पे ना हमारा पड़ोसी दोस्त जो आए दिन दिवाली मनाता रहता है, तो ऐसे ही जो उनके पड़ोसी दोस्त थे इटली के, वो क्या करते थे उसके ऊपर हमला करते रहते थे, अटैक करते रहते थे, जैसे कि फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। काफी इटालियन स्टेट के ऊपर कंट्रोल था अमीर रईस फैमिलियों का, और कहीं-कहीं हमको डिक्टेटरशिप भी दिखती है, तानाशाही भी दिखती है। यहाँ पे सोल्जर थे, लेकिन सोल्जर को देश के लिए इतनी ज़्यादा केयर नहीं थी। उनको पता है यार फ्रांस लूट के ले जाएगा, एक दिन आएगा स्पेन वो लूट के ले जाएगा। अपने आप बिखरा तो पड़ा ही है, यूनिटी तो है नहीं, ठीक है? तो लोगों के अंदर नेशनलिज़्म कहाँ से होगा, देशभक्ति कहाँ से होगी, जब देश ही नहीं है उनका पूरा। तो सोल्जर भी इतना ध्यान नहीं रखता था अपने देश का। तो इटली के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट नहीं थी, पूरी जगह करप्शन ही करप्शन, घोटालाबाजी ही फैली हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इटली के अंदर सिटी स्टेट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जहां पे पावर को शेयर किया जाता है। सिटी जैसे कि फ्लोरेंस, जहां पे मैकियावेली का जन्म हुआ था, उसको रूल करते थे कुछ ऑफिशियल्स, जो कि 1 साल के लिए उनको अपनी ऑफिस रखा करते थे। मतलब 1 साल के लिए वो काम करते थे, ठीक है? उनको इलेक्ट किया जाता था, ये रूल करते थे वो फिर 1 साल के लिए। ठीक है? जैसे हमारे पीएम बनते हैं ना 5 साल के लिए, ऐसे ही ऑफिशियल 1 साल के लिए काम करते थे काउंसिल के साथ। ये डिसीजन बनाते थे। बाद में ये जो बोर्ड था एग्जीक्यूटिव का, ये और पावर होता होता चला गया, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ चेक थे इनकी पावर को लेकर। फ्लोरेंस के अंदर मैकियावेली का जन्म हुआ था, वहां पे उनकी बड़ी यूनिक जर्नी थी, बड़ी अलग जर्नी उन्होंने देखी। फ्लोरेंस के अंदर एक बड़ी पावरफुल मैरिसी फैमिली क्या कर रही थी, रूल कर रही थी 1434 से लेके 1494 तक। उनके ऊपर चेक तो था ही नहीं उनकी पावर के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई अमीर फैमिली है, किसी को क्या पड़ रही है, फैमिली क्या कर रही है, कितना पैसा कहाँ पहुंचा रही है। तो कोई उनकी पावर, वो अपनी पावर को कहीं भी यूज करे, किसी को भी मारे, किसी का मर्डर करे, वो फैमिली कोई उनकी पावर के ऊपर चेक नहीं लगा के रखा था। तो इसकी वजह से रिपब्लिक का बिल्कुल डाउनफॉल होने लगा था। रिपब्लिक नाम की तो चीज ही नहीं थी, मतलब पावर तो शेयर नहीं करी जा रही है, पावर सिर्फ एक फैमिली लेके बैठी हुई है। लेकिन होता क्या है, 1494 के अंदर एक नया रिपब्लिक फॉर्म होता है, किसके अंदर, इटली के अंदर, जिसको ग्रेट काउंसिल भी हम बोलते हैं, जो कि लोगों को, सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो आए सरकार के अंदर, पार्टिसिपेट करे बढ़ चढ़ के, और काफी लोगों को इलेक्ट किया जाता है इंपॉर्टेंट पोजीशन के अंदर। और ये लीडरशिप थी मॉक सैवरोला की, मॉक सैवनोर सैवोनरोला की, ठीक है? लेकिन ये जो बत्ती थी रिपब्लिक की, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है।
होता क्या है, बाद में जो मेडिसी फैमिली है वो दोबारा से अपना कंट्रोल कर लेती है इटली के अंदर, किसके सपोर्ट को लेकर, स्पेन के सपोर्ट से। तो मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक बत्ती चलती है रिपब्लिक नाम की, ग्रेट काउंसिल जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, पावर को शेयर भी किया जाता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा से वो जो हमारी से वेल्थी फैमिली थी वो दोबारा से कंट्रोल कर लेती है, किसका सपोर्ट से, स्पेन के सपोर्ट से। अब मैकिवली सबको देखते हुए एक बुक लिखते हैं, द डिस्कोर्स ऑन लिविंग। वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं इसके अंदर रिपब्लिक गवर्नमेंट के आइडिया को। उनका मानना है कि देखो भाई, पावर को शेयर किया जाना चाहिए, एक सबसे अच्छा वे है जहां पे हम लोगों की फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश को एक तानाशाही से बचा सकते हैं। और वो काफी बड़ी एग्जाम्पल देते हैं रोमन एम्पायर का, जहां पे क्या करा जाता था, रोमन रिपब्लिक का, जहां पे पावर को शेयर किया जाता था। ठीक है। तो ये हमने देखा कि इटली के अंदर कैसे सिटी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पहली बार सिटी स्टेट, हाँ थोड़ी देर के लिए लाइट जली थी, अब वो कब जली थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैकिवली का वर्च्यू को लेकर और लिबर्टी को लेकर क्या कहना था। मैकिवली का जो वर्च्यू है ना, ये जो आइडिया है ये बड़ा नया है, ये काफी अलग है किससे, पुराने वर्च्यू से। पहले लोग वर्च्यू को मानते थे बड़ा दयालु, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही भला इंसान, उसको बोलते थे वर्च्यू पर्सन। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसफी और क्रिश्चियन फिलोसफी के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैकवली का ये कहना नहीं था कि आप दयालु हो, आप बड़े गुणगान, आप बड़े प्यारे, आप बड़े भले इंसान हो तो आप वर्च्यू पर्सन नहीं हो। इनका कहना था वर्च्यू का मतलब आपके पास कुछ क्वालिटीज है। कैसी क्वालिटीज, कि आप अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने देश को बढ़ा रहे हो, इन क्वालिटीज को वो बोलते थे वर्च्यू। ये आपकी क्वालिटीज ऐसी नहीं है कि हमेशा दयालु वाली रहेंगी, नहीं, ये हार्श भी दिख सकती है। ये क्वालिटीज जैसे आपके अंदर अब शैतान वाला चालाक लोमड़ी होती है ना, उसकी तरह दिमाग है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। और ये कभी कभी रूथलेस और टफ भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़े सुंदर और सुशील, सुंदर तो नहीं बोलूंगी, बड़े मतलब शांतिपूर्वक इंसान हो, बड़े दयालु हो, वो वाली क्वालिटीज नहीं। आप अपने देश को ऊपर लेकर आने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए आप वायलेंस का यूज कर रहे हो, थोड़ा हार्श रूथलेस भी हो रहे हो, तो उन सबको वो वर्च्यू मानते हैं। इनका मानना है कि लोगों को फोकस करना चाहिए अपने देश के गुड के लिए। अगर उनको अपना पर्सनल सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो करें, लेकिन अपने देश की भलाई के लिए करें हमेशा का। अगर आप रोमन रिपब्लिक में देखोगे, वहां पे भी वर्च्यू था। वर्च्यू मतलब आप अपनी कंट्री से बहुत प्रेम करते हो और आप अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो। अगर इसके लिए आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अगर अपनी पर्सनल प्लेजर को भी छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ रहे हो। वहां पे वर्च्यू का मतलब ये था, और मैकिवली इस चीज से काफी ज्यादा एडमायर हुए, तभी तो ऊपर बात करें ना वर्च्यू का, है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, रोमन रिपब्लिक से। वो मानते थे कि देखो, कभी कभी रूलर ना हार्श ट्रिक्स को भी यूज करे। ठीक है, हार्श टेक्निक्स को भी यूज करे, उसको क्रूएल होना पड़े तो हो, ट्रिक की बनना पड़े तो हो, लेकिन अपनी पावर को बचाए रखे, अपने देश को प्रोटेक्ट रखे। ये नहीं कि भाई देखो बड़ा वैसा टीचर क्यों बोल रहे हो, वैसा बड़ा सीधा साधा सा राजा है, आया कोई भी लूट के ले गया, पागल बना के ले गया, ऐसा नहीं होना है। राजा को अपने देश को प्रोटेक्ट रखना है, वो उसकी ड्यूटी है उस पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। तो वो अपनी बुक में द प्रिंस में आर्ग्यू करते हैं कि रूलर सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बच्चों पे ही रिलाई ना करे, उसको स्मार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, रहना है अपनी पावर को बचाए रखने के लिए। और तो और उसने एक और बुक लिखी, द डिस्कोर्स, जिसमें वो काफी ज्यादा लाइक करते हैं पब्लिक गुड के आइडिया को, कि हमको हमेशा लोगों के गुड के लिए, मतलब कॉमन गुड के लिए वर्क करना चाहिए, जैसे ओल्ड रोमन रिपब्लिक में किया जाता था। तो ये इनका वर्च्यू को लेकर कहना हुआ। मैकिवली सोसाइटी को दो ग्रुप में देखते थे। ठीक है, एक रिच, एक कॉमन। जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, जहां पे आप चुगली करते हो, उसको चुगली ग्रुप बोलते हैं। जहां पे आप एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हो, जैसे घर में नहीं मारते, तो घर वालों का एक ग्रुप बन गया जहां पे मम्मी बच्चे को टॉन्ट मारती है, भैया बहन को टॉन्ट मारता है, तो वो टॉन्ट वाला ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही एक चुगली वाला ग्रुप हो गया, टॉन्ट वाला ग्रुप हो गया। तो मैकिवली बोलते हैं कि देखो भाई, मैं भी सोसाइटी को ना दो ग्रुप में देखता हूँ, एक अमीर लोगों का ग्रुप, एक कॉमन लोगों का ग्रुप। इन्होंने नोटिस करा कि ये दोनों जो ग्रुप है ना सोसाइटी का, इनका अलग अलग गोल है। रिच लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में पावर हो, वो कंट्रोल करके रखे, लेकिन कॉमन लोगों को ऐसा कोई लालच नहीं है, वो बड़ा पीस तरीके से रहना चाहते हैं। इनका मानना है कि अब इनका गोल अलग है, तो इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि फेयर सिस्टम तो है नहीं, पूरा कंट्रोल करके कौन बैठा है, रिच, और उसके हमेशा अंदर लालच रहेगा। अगर एक फेयर सिस्टम होगा तो ये दोनों ग्रुप आपस में सीखेंगे कि हम कैसे मिलकर रह सकते हैं। फ्लोरेंस के अंदर हमको देखने के लिए मिला कि रिच हमेशा ट्राई करते रहते थे डोमिनेट करने का, पुअर हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहते थे। तो मैकिवली ने बोला
कि गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर फेयर गवर्नमेंट हो तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ना बंद कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पूरी सोसाइटी के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। तो इसके लिए चाहिएगा फेयर सिस्टम। पावर को शेयर किया जाना चाहिए, ना कि एक ग्रुप पावर को हाथ में लेके बैठा रहे। ठीक है। अब देखते हैं मैकियावेली का लिबर्टी को लेकर क्या कहना था। लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी, हमको तो आजाद होना है रे। तो आजादी, मैकियावेली का मानना था लिबर्टी, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए। जहां पे एक देश के अंदर लोगों को आजादी नहीं है ना, तो वो देश अंदर से खोखला हो रखा है। ठीक है। उस देश को कोई हराए या ना हराए, लेकिन उसके लोग ही उसको एक दिन हरा देंगे। तो इनकी एक बुक थी द डिस्कोर्स, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं कैसे जो एंशिएंट रोम था वो ग्रेट बना, क्योंकि उन्होंने अपने राजा को छोड़ के अपनी फ्रीडम को इम्पेरेंस करा। मैकियावेली के लिए लिबर्टी का मतलब था आप अपनी कंट्री को खुद गवर्न करो। ठीक है। कोई दूसरा इंसान आके आपकी कंट्री को गवर्न ना करे, आप फ्रीली अपने देश को गवर्न करो, लोग आके गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। इनका कहना था कि एक फ्री कंट्री स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहां पे लोगों बड़े फ्रीली तरीके से सोच सकते हैं और वो खुद एक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। लोगों को कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि अनफेयर रूल है ही नहीं इस देश के अंदर। लोग अपने टैलेंट भी यूज करेंगे अपने देश की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको पता है यार फ्री है, जैसा मन करे है बढ़िया अपने देश के लिए सोच सकते हैं और अपने टैलेंट को भी यूज कर सकते हैं। मैकेंडी का मानना था कि जब कंट्री फ्री होगी तो वहां पे लोग बड़ा ही प्राउड फील करेंगे, वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनकी राइट सेफ है। लेकिन आपको अपनी लिबर्टी को बचाए रखना है, तो उसके लिए आपको वर्च्यू दिखाना होगा। वर्च्यू मतलब आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं कि बड़े पीसफुल तरीके से आपको रूथलेस होना पड़े, वायलेंस करना पड़े, करो, लेकिन अपने देश को किसी और देश को कब्जा में मत आने दो। ठीक है, किसी और को मत लूटने दो, अपने देश को खुद प्रोटेक्ट करो। इनका कहना ये था। आप वर्च्यू दिखाओगे तभी आपकी लिबर्टी बनी रहेगी। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, लेकिन कल को आके हमारे देश के ऊपर कोई और कंट्रोल करके ले गया है, तो कहाँ मेरी लिबर्टी होगी ना। पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो मेरे ऊपर तो ऑटोमेटिकली कब्जा हो ही गया है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, आपको क्या होना पड़ेगा, अपने एफर्ट दिखाने पड़ेंगे अपने देश को बचाने के लिए। अगर आपको अपना खुद का प्लेजर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो, लेकिन अपने देश के लिए काम करो। मैकियावेली का मानना था कि स्ट्रॉन्ग कंट्री को अपनी सिटीजन आर्मी की जरूरत है, ना कि हायर सोल्जर की, हायर आर्मी की। हायर आर्मी जो इनको पैसे के लिए आप इलेक्ट कर लेते हो एग्जाम के लिए, वो भी इतना केयर नहीं करते कंट्री का। आप एक अच्छी सिटीजन, सिटीजन सबसे बड़ी आर्मी है, नागरिक देश के, वो सबसे बड़ी आर्मी है। उनका होना जरूरी है, वो डिफेंड करे अपनी कंट्री को, वो प्रोटेक्ट करे अपनी फ्रीडम को। अगर कल को कोई बाहर का देश आके हमारे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो किसके ऊपर करेगा, हमारे ऊपर ना। हमारी आर्मी के ऊपर थोड़ी नहीं, पूरे देश के ऊपर करेगा वो। आर्मी के ऊपर तो होगा ही होगा, तो उनकी ड्यूटी नहीं बनती अपने देश को प्रोटेक्ट करने की, या एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है अपने देश को प्रोटेक्ट करने की। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमको पब्लिक गुड के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमको लोगों के अंदर देशभक्ति लेकर आनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा देश क्या रहे, स्ट्रांग रहे, स्टेबल कंट्री रहे। ठीक है। तो इसलिए आप आर्मी को हायर करने के लिए हर एक सिटीजन के अंदर देशभक्ति लेकर आओ, सिटीजन आर्मी बनाओ, जहां पे लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्रेम हो, अपने देश के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करे, अपने टैलेंट को यूज करे, अपने देश को स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपना देश का नाम ऊंचा करने के लिए। थ्रेट ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिकन, अभी बोलते हैं जो रिपब्लिक गवर्नमेंट इन्होंने बताया, उसके लिए कौन कौन से थ्रेट और लिबर्टी के लिए कौन कौन सा थ्रेट है। तो मैकियावेली बिलीव करते हैं करप्शन सबसे बड़ा और सबसे घातक माना गया है रिपब्लिक और फ्रीडम के लिए। भाई देश के अंदर करप्शन 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 करप्शन, लूटबाजी लूटबाजी, घोटाला 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 है, तो आपकी लिबर्टी खतरे में है। इन्होंने बोला कि जहां पर लोग लग्जरियस चीजों के ऊपर पड़े रहते हैं, पीछे रहते हैं, अपना पर्सनल गेन के पीछे लगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। कि उनकी क्या ड्यूटी अपनी सोसाइटी में, बस उनको लालच ही लालच भरा हुआ है। वो अपने मॉरलिटी के भी, मतलब उनकी जो मॉरल वैल्यू होती है वो भी खत्म हो जाती है। एक स्ट्रांग स्टेट के लिए सिटीजन को जरूरत है कॉमन गुड के ऊपर फोकस करने की, ना कि पर्सनल गेन के लिए। मैकेले ने सजेस्ट करा, अब जो लीडर होगा ना किसी भी कंट्री का, उसको लॉ बनाना है, उसको लोगों को अनकरेज करना है कि वो अपने देश की रक्षा करे, केयर करे, ना कि अपना खुद के पीछे पागल रहे। लॉ हेल्प करेगा लोगों को ऑर्डर में रखने के लिए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि आपको अपने देश के लिए ये करना है, ये नहीं करना। एक बैलेंस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंबाइन करके रखेगी।
बैलेंस गवर्नमेंट क्या होगी? बैलेंस गवर्नमेंट जहां पे आप पावर को शेयर करोगे, राजा भी होगा, कुछ लोग भी होंगे, मतलब एरिस्टोक्रेसी भी होगी, लोगों का रूल भी होगा, कहीं ना कहीं ये चीज क्या करेगी? करप्शन से बचाएगी। मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को इनको ये बोलते हैं मिक्स गवर्नमेंट। मिक्स गवर्नमेंट मतलब जहां पे हर कोई आता है सरकार के अंदर और रूल करता है। यहाँ पे एक राजा भी होगा, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी भी होगी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी होंगे और लोग भी होंगे। डेमोक्रेसी भी होगी, किंगशिप मोनार्की भी होती होगी और एरिस्टोक्रेसी भी होगी। इन सबको मिक्स करके गवर्नमेंट बनेगी, उसको बोलेंगे रिपब्लिक गवर्नमेंट। इनका मानना है ये गवर्नमेंट बड़ी यूनिक है, यहाँ पे हर कोई आके पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बैलेंस गवर्नमेंट है। ठीक है, हर एक एक ना एक टाइप की, जैसे मोनार्की हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया, अगर तुम एक टाइप की गवर्नमेंट रखोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन अगर तुम इन सबको मिक्स कर दोगे ना, तो चेक और बैलेंस बना रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पे ना एग्जीक्यूटिव के ऊपर कौन निगरानी रखता है? लेजिस्लेचर के ऊपर कौन निगरानी रखता है? जुडिशरी। जुडिशरी के ऊपर कौन रखता है? बताओ, कौन रखता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो एक दूसरे तीनों जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, वो तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर निगरानी बनाए रखे हैं। तो ऐसी जो यहाँ पे हम पूरा गवर्नमेंट को एक किंगशिप भी बना के रखा है, एक किंग भी बना के रखा है, एरिस्टोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखेंगे। इससे क्या होगा? करप्शन नहीं होगा, पावर को देखते रहेंगे, कोई डोमिनेंस में नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस बना रहेगा पावर के अंदर, कोई एक ग्रुप आपके अंदर स्ट्रांग नहीं होगा। ये रोमन रिपब्लिक से काफी ज्यादा प्रभावित थे। बोले रोमन की गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है। रोम के अंदर देखोगे आप, एक राजा भी था, एक सीनेट भी थे जहां पे बड़े एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे। ठीक है, और लोगों का रूल भी था, लोगों का अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन भी। तो ये सिस्टम को बड़ा फेयर मानते हैं। ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे हर कोई आके वर्क कर रहा है, ना कि कुछ लोग आके या एक ग्रुप आके काम कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट का सबका से है उसके अंदर। रोल ऑफ द लॉ एंड लॉ गिवर। मैकियावेली का मानना था कि फ्रीडम कैन ओनली सर्वाइव देयर द स्ट्रॉन्ग लॉ इन अ प्लेस। आजादी वहां सर्वाइव करती है जहां पे बड़े स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? कानून होते हैं। लॉ प्रोटेक्ट करता है लोगों को, किससे? करप्शन से बचाने के लिए, करप्ट लीडर से, करप्ट रूलर से, जो देश को खोखला कर देते हैं। सेल्फिशनेस से है कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो अपनी पूरी सोसाइटी को हर्ट ना करे। एक अच्छा लॉ जो लोगों को गाइड करता है कि क्या पूरी कम्युनिटी के लिए बेस्ट है। इनका कहना है वाइस पर्सन जो लॉ गिवर होता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉ बनाने के लिए। उसका काम होता है लोगों के लिए लॉ बनाना और लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट को स्टेबल बना के रखना। मैकियावेली एडमायर थे रोमन से, 10 बार बोल दी ये बात। वहाँ पे रिपब्लिकन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनका मानना था कि लॉ इज अ बेस्ट फॉर्म, बेस्ट वे है लोगों की फ्रीडम को इंश्योर करने का, और कहीं ना कहीं फोकस करता है पब्लिक गुड के ऊपर, ना कि सिर्फ अपने ऊपर। ठीक है जी। वायलेंस, मैकियावेली ने बोला कि वायलेंस कभी कभी जरूरी होता है अपने रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर लग रहा है कि हमारा देश को इन्वेड कर लिया जाएगा शांतिपूर्वक, हम नहीं बच पाएंगे, अपनी फ्रीडम को नहीं बचा पाएंगे, तो वायलेंस जरूरी लग रहा है तो वायलेंस करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैकियावेली बोल रहे हैं। मैकियावेली बोल रहे हैं कि अपने रिपब्लिक को, अपने देश को बचाने के लिए, आपको लग रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, आप वायलेंस करो, अपने देश को डिफेंड करने के लिए करो, करप्शन से बचाने के लिए करो। ठीक है। इनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक के अंदर जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, इतना वायलेंस नहीं करती है। जहां पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है ना, वहां पे गवर्नमेंट वायलेंस का यूज नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अच्छे लॉ बना रखे हैं, लोगों को फ्रीडम दे रखी है, अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोई करप्शन एक्टिविटी में नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है बिना बात के वायलेंस करने की। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट वीक होगी ना, वहां पे रूलर्स ट्राई करेंगे वायलेंस करने का, पावर के लिए। ठीक है, वो वॉयलेंस का यूज करेंगे, फोर्सेस का यूज करेंगे, क्यों? अपनी पावर को बचाने के लिए। तो मैकियावेली ने बोला है आप रिपब्लिक लेकर आओ, रिपब्लिक गवर्नमेंट जहां पे आप अवॉइड करोगे अपने देश को करप्शन से बचाने की, वहां पे पावर पॉलिटिक्स होगी, वहां पे एक दूसरे की पावर के ऊपर चेक होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज करेगी प्रमोट किसको? कॉपरेशन को, फेयरनेस को सिटीजन के बीच में। तो इसलिए इनका ये वॉयलेंस के लेकर कहना है। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। काफी इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी है। कि मैकियावेली का क्या कहना है लिबर्टी को लेकर, वर्च्यू को लेकर, और कौन कौन से थ्रेट बताया उन्होंने, और कैसे जीनस हुआ है सिटी सिटी स्टेट रिपब्लिक का, किसके अंदर? इटली के अंदर। ठीक है, तो यही था आज के लिए। ये है टेलीग्राम का लिंक, आपको मिल जाएगा, वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको स्कैन करके आप सीधा क्या कर सकते हो? टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां से आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से पढ़ लेना यार। ठीक है।
एक बार खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। और आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत, परेशानी तो बताने का है। तो अपना 20 नंबर का आंसर रेडी कर लेना इस चैप्टर में से। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।